नमस्कार मित्रों, मैं ट्रोविना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांसुर, अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट विश्व के संविधानों में ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं देख चुके हैं, सम्राट राजमुकुट पढ़ चुके हैं, मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिटेन के संविधान में प्रधानमंत्री का पद समझेंगे, कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या स्थिति रहती है, और साथ ही उसके कार्य व शक्तियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें वास्तविक और नाममात्र की दो तरह की कार्यपालिका होती है। नाममात्र की कार्यपालिका का सम्राट अध्यक्ष होता है, और वास्तविक कार्यपालिका जो है उसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आता है। तो मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, इसका नेतृत्व करता होता है। अर्थात प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में कुछ विचारकों ने तो इस संबंध में ये कहा है, जैसे मैं बताऊं आपको, RHS क्रोसमैन कहते हैं ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय सरकार। क्रोसमैन ने कहा है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर वो प्रधानमंत्रीय सरकार में तब्दील हो गई है। यानी ब्रिटेन की सरकार को ही उन्होंने क्या कह दिया? प्रधानमंत्रीय सरकार। ये प्रधानमंत्री की महत्व को दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का संबंध है, तो सैद्धांतिक रूप से तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाती है, उन्हीं के द्वारा पद ग्रहण करवाया जाता है। किंतु व्यवहार में आप जानते हैं कि महानिर्वाचन होता है, और महानिर्वाचन में जो भी पार्टी हाउस ऑफ कॉमन यानी लोक सदन में बहुमत प्राप्त करती है, उसी बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और वो जो प्रधानमंत्री होता है वही अपना मंत्रिमंडल का चयन करता है, गठन करता है। यद्यपि कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब कई बार बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता किसी भी पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में आगे हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। देखिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री का अलग से कोई निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक सांसद होता है, एक सांसद के रूप में चुनाव लड़ता है, किंतु जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी का जो नेता होता है, पार्टी अपने जो नेता होती है, उसी को सम्राट जो होता है क्या कर देता है? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। शक्तियाँ व कार्य। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जेनिंग्स ने इसीलिए इसको कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो संपूर्ण विधान की आधारशिला है, संपूर्ण शासन की आधारशिला बताया है। प्रशासन में प्रधानमंत्री को बहुत सारी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो काम है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। देखिए, वैधानिक शब्दावली के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से कौन करता है? सम्राट के द्वारा की जाती है। किंतु वास्तविकता में आप सभी जानते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता, और प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद नियुक्त करना चाहता है उनकी लिस्ट तैयार करके उनकी सिफारिश सम्राट को भेज देता है, और सम्राट को उसे स्वीकार करना होता है।
यद्यपि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने जो भी पार्टी के सदस्य होते हैं उनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व, उनकी कार्य क्षमता, उनकी सेवा भावना, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देते हैं और उसके पश्चात सम्राट के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है, इन्हें मंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल का जो गठन है, किसको बनाना है मंत्री, इस चीज़ का चयन का निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, निर्माण में ये भी आ जाता है कि किस किस मंत्री को कौन कौन से विभाग दिए जाने हैं, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है। इस चीज़ का निर्णय भी कौन लेता है? प्रधानमंत्री ही लेता है। अगला है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है वरन उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, यानी उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की कार्यविधि यानी एजेंडे पर उसका नियंत्रण होता है। प्रत्येक जो मंत्री है वो कोई भी मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य करता है। ऐसे नहीं मंत्रिमंडल की बैठक आई और अपने आप प्रस्तुत कर दे, नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक में किसी भी विधेयक से संबंधित कोई भी मुख्य प्रस्ताव आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार प्रधानमंत्री से राय लेना आवश्यक है, उससे बात करना आवश्यक है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्माण में प्रधानमंत्री सर्वोपरि रहता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यदि कोई विवादास्पद विषय होता है तो उसमें मतदान की प्रक्रिया को भी मंत्रिमंडल की बैठक में अपना लिया जाता है। अगला है मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को हटाने या पदच्युत करने का जो अधिकार है वो सम्राट का विशेषाधिकार है। किंतु व्यवहार में यदि हम देखें, यानी सिद्धांततः सम्राट उन्हें हटाता है, किंतु व्यवहारतः ये परंपरा है कि इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा अथवा सलाह या परामर्श के आधार पर ही करता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को हटाने या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश किससे कर सकता है? सम्राट से कर सकता है। और यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ ही स्वतः ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, यानी स्वतः ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाए। आगे शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का जो शासन है उसका सिद्धांततः प्रमुख राजा होता है, यानी सम्राट होता है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के जो सभी अधिकार होते हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है और यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता व उनके विभागों के मध्यस्थता करते हुए साथ ही उनके जो विभाग हैं उनके आदेश निर्देश को देखते हुए किया जाता है कि वे विभागों को मंत्री क्या आदेश दे रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, इन चीज़ों पर भी वो ध्यान रखते हैं। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की परामर्श से ही किया जाता है। किसको राजकीय सम्मान दिया जाना है, किसको क्या सम्मान दिया जाता है। दूसरे देशों में बिशप, राजदूत नियुक्त करना, अपने देश में न्यायाधीश, विभागीय प्रमुख, उपनिवेशों के गवर्नर इत्यादि, स्थायी आयोगों के अध्यक्ष, बोर्डों के अध्यक्ष, ये सब जो कार्य हैं सिद्धांततः तो सम्राट करता है, किंतु किसकी परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री की परामर्श से के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है। अतः प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास नहीं हो, यानी विदेश मंत्रालय का अध्यक्ष विदेश मंत्री होता है, किंतु उसके सुचारू संचालन का अंतिम जो दायित्व होता है वो पीएम का ही होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है।
वैदेशिक मामलों पर अपना प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है तथा दूसरे देशों के साथ जो महत्वपूर्ण समझौते किए जाने हैं उन पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री यानी विदेश मंत्री नहीं वरन कौन हस्ताक्षर करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। यानी दूसरे देशों से यदि कोई हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण समझौता कर रहे हैं तो उस पर पीएम के ही हस्ताक्षर होते हैं। अगला है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन। लोक सदन में बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारित कर संसद का पथ प्रदर्शन करता है। समस्त सरकारी जो विधायक हैं उनका निरीक्षण करता है और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में प्रधानमंत्री का प्रमुख यानी बजट तैयार करने में भी पीएम का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता से परामर्श करके वो संसद का समय विभाजन, कार्यक्रम कैसे चलाना है, कितने समय, ये सब चीज़ें, कब सत्र बुलाना है, इन सब चीज़ों का संबंध में भी वो परामर्श करके संसद का कार्यक्रम तैयार करता है। दलीय सचेतकों के माध्यम से दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश भी देता है। अगला है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी है। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है। यानी मंत्रिमंडल के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनसे राष्ट्र सम्राट को अवगत कराता है और सम्राट का जो आदेश होता है, सम्राट के जो निर्णय होते हैं उनसे मंत्रिमंडल को अवगत करवाने का भी वो काम करता है। बीच में एक कड़ी का काम करता है, संपर्क का काम करता है। जो अन्य मंत्री हैं वो पीएम की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें ब्रिटेन की तरफ से प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करता है। अगला है राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं उनमें संपर्क स्थापित रखे और उनके साथ संबंधों को बनाए रखे। महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श भी लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन है, जो राष्ट्रमंडलीय देशों हैं उनसे विचार विमर्श के लिए पीएम समय समय पर उनके सम्मेलन भी बुलाता रहता है। इन सम्मेलनों की जो अध्यक्षता है वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। ये तो सभी हैं ही, मंत्रिमंडल का गठन करना, संचालन करना, परराष्ट्र संबंधों का, सदन का नेता, ये तो हैं। इसके अलावा जो अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है वो राष्ट्र का नायक होता है, राष्ट्र का नेता होता है। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया। आप सभी जानते हैं कि जो देश में महानिर्वाचन होता है उसी से प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और उसी आधार पर जो जनता है वो अपने जनता के जो वोट हैं वो प्रभावित होते हैं। जनता वोट डालती है, उसका जो पीएम का जो व्यक्तित्व होता है वो निर्वाचन में, चुनाव में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रभावित करता है। तो वो राष्ट्र का नायक होता है। उसका जो चरित्र होता है, राष्ट्रीय चरित्र होता है, देश के चरित्र को प्रभावित करता है। उसका नेतृत्व देश को प्रभावित करता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको प्रधानमंत्री का पद और मंत्रिमंडल में उसकी स्थिति और उसके कार्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।